दोस्तों 30 जून 2026 को आरबीआई ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज करी कुछ 193 पेजेस की। और उस रिपोर्ट के अंदर एक ऐसा नंबर छुपा है जो डेफिनेटली आपकी नींद उड़ा देगा। इंडिया का जो हाउस होल्ड डेट है वो अब जीडीपी का 45.5% हो चुका है। मतलब जितना पूरे देश एक साल में कमाता है उसका आधे से ज्यादा हिस्सा हमारे घरों पर कर्जे के रूप में बैठा है। तो अब आप उससे कहोगे कि सर सब लोग लोन ले रहे हैं, हम भी ले लेंगे, क्या ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि आरबीआई की इसी रिपोर्ट में एक और लाइन लिखी है जो कोई हेडलाइन में नहीं बताता। हाउस होल्ड बोरोइंग का लगभग 50% हिस्सा सिर्फ कंजम्पशन के लिए लिया गया है, फोन के लिए, शादी के लिए, वेकेशन के लिए और क्रेडिट कार्ड बिल भरने के लिए। यानी भारत कर्जे में तो डूब ही रहा है, लेकिन गलत वाले कर्जे में, क्योंकि अमीर आदमी भी कर्जा लेता है। मुकेश अंबानी की कंपनीज पर भी कर्जा है। इलॉन मस्क ने यहां तक तो $44 बिलियन का जो ट्विटर है वो भी कर्जे से लिया। फर्क यह है कि अमीर लोग कर्जे से एसेट बनाते हैं और मिडिल क्लास कर्जे से लायबिलिटी। आज इस वीडियो में मैं आपको आरबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर लेके जाऊंगा। डेटा के साथ आपको दिखाऊंगा कि भारत में कर्जे का गेम कैसे बदल रहा है। एक छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगा दो दोस्तों की, रोहित और समीर की, जो आपको अपनी खुद की स्टोरी लगेगी। और एंड में यह भी बताऊंगा कि अमीर लोग कर्जे को वेपन कैसे बनाते हैं ताकि आप भी गलत साइड पर खड़े ना रहें। वीडियो को मैं चाहता हूं आप एंड तक देखें, क्योंकि असली ट्विस्ट गोल्ड लोन वाले सेक्शन में आएगा जहां आरबीआई ने खुद एक बड़ी वार्निंग दी है। तो चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। दो दोस्त रोहित और समीर, दोनों 29 साल के, दोनों बैंगलोर में जॉब करते हैं। दोनों की सैलरी 80,000 रुपए महीना है। सेम कॉलेज, सेम पैकेज और सेम सिटी। 2021 में दोनों के पास 3 लाख रुपए की सेविंग थी। रोहित ने क्या किया, आईफोन ईएमआई पर लिया, सैलरी आ रही है यार ये बोला, गोवा ट्रिप क्रेडिट कार्ड से ली क्योंकि पॉइंट्स मिलते हैं। फिर शादी के फंक्शन के लिए एक इंस्टेंट ऐप से 50,000 रुपए का पर्सनल लोन लिया जो 5 मिनट में उसके अकाउंट में आ गया। कितना स्मूथ एक्सपीरियंस है यार ये बोला रोहित ने, बस एक ओटीपी और पैसा हाजिर। उधर ही समीर ने क्या किया, वही 3 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स में डाले, 15,000 रुपए की एसआईपी चालू करी और पुराना फोन ही यूज करता रहा। दोस्त उसे कंजूस बोलते रहे। और अब 2026 आते आते क्या सीन है, रोहित के पास 4 चलती हुई ईएमआईज हैं, क्रेडिट कार्ड पर रिवॉल्विंग बैलेंस है जिस पर इंटरेस्ट 40% के आसपास घूम रहा है और सिबिल स्कोर गिरता जा रहा है। समीर के पास 18 लाख का पोर्टफोलियो बन चुका है और जब समीर के घर में पिछले महीने मेडिकल इमरजेंसी आई थी उसने पोर्टफोलियो बेचा नहीं। उसने क्या किया ये मैं वीडियो के थर्ड सेक्शन में बताऊंगा, क्योंकि वही इस वीडियो का असली मसाला है। तो दोस्तों अब सवाल यह है, रोहित गलत कहां हुआ? क्योंकि रोहित कोई बेवकूफ नहीं है, रोहित हम सब हैं। और आरबीआई की रिपोर्ट यह कहती है कि देश में रोहित समीर से बहुत ज्यादा हैं। तो अब डेटा देखते हैं। आरबीआई की जून 2026 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के चैप्टर 1 में हाउस होल्ड सेक्टर पर पूरा एक सेक्शन है। 3 नंबर इधर हमें याद रखने हैं। नंबर 1 45.5%। सितंबर 2025 तक हाउस होल्ड डेट जीडीपी का 45.5% पहुंच गया और एक ट्रेंड लगातार ऊपर जा रहा है। अब फेयर रहना भी जरूरी है। आरबीआई खुद ये कहता है कि दूसरे इमर्जिंग मार्केट के मुकाबले इंडिया का हाउस होल्ड डेट अभी भी रिलेटिवली लो है। तो पैनिक वाली बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन दोस्तों डायरेक्शन वाली बात जरूर है। सवाल ये नहीं है कि कर्जा कितना है, सवाल ये है कि कर्जा किस चीज के लिए लिया जा रहा है। अब दूसरा नंबर 58.4%। मार्च 2026 तक टोटल हाउस होल्ड बोरोइंग का 58% हिस्सा नॉन हाउसिंग रिटेल लोन्स के लिए लिया गया। मतलब घर के लिए नहीं, पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, इन सब के लिए। और ये शेयर हाउसिंग लोन्स, एग्रीकल्चर लोन्स, बिजनेस लोन्स सबको पीछे छोड़कर लगातार ऊपर बढ़ रहा है। सोचिए, एक जमाना था जब इंडियन फैमिलीज लोन सिर्फ घर के लिए लेती थी। घर एक एसेट था जो 20 साल बाद भी खड़ा रहता था। लेकिन आज के सबसे बड़े लोन सेगमेंट वो हैं जिसमें अक्सर कोई एसेट नहीं बनता। अब आते हैं तीसरे नंबर पे जो है लगभग 50%। हाउस होल्ड बोरोइंग को आरबीआई ने 3 बकेट्स में डिवाइड करा। एक है कंजम्पशन पर्पस, एक है एसेट क्रिएशन और एक प्रोडक्टिव पर्पस। कंजम्पशन वाला बकेट टोटल का तकरीबन आधा है और वही सबसे तेजी से बढ़ रहा है। एसेट क्रिएशन जैसे घर, उसकी ग्रोथ रिलेटिवली धीमी है। अब इसे रोहित समीर की लैंग्वेज में समझते हैं। जब आप घर के लिए लोन लेते हो, ईएमआई खत्म होने के बाद एक आपके पास एसेट बचता है। जब आप आईफोन के लिए लोन लेते हो, ईएमआई खत्म होने के बाद एक पुराना फोन बचता है जिसकी रीसेल वैल्यू सिर्फ 30%
15% रह चुकी होती है। दोनों को सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ ही बोलते हैं, लेकिन एक कर्जा आपको बनाता है और दूसरा कर्जा आपको खाता है। और एक सिल्वर लाइनिंग भी है जो मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं। आरबीआई का डेटा यह भी कहता है कि बोरोवर की जो क्वालिटी है वो ओवरऑल इंप्रूव हुई है। प्राइम और अबव कैटेगरी के बोरोवर्स का जो शेयर है वो बढ़ता जा रहा है, जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है और क्रेडिबिलिटी भी अच्छी है। बैंक्स के एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मल्टी डेकेडल लो लेवल पर है। सिस्टम काफी ज्यादा हेल्दी लग रहा है, लेकिन सिस्टम हेल्दी होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी बैलेंस शीट भी हेल्दी हो। बैंक्स तो अपना पैसा रिकवर कर ही लेंगे, लेकिन पिसेगा कौन? इंडिविजुअल। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि कहां पिस रहा है। ये वाला डेटा थोड़ा सा डरावना है दोस्तों। आरबीआई की रिपोर्ट का चार्ट 1.50 देखिए, मैं इसे इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट मानता हूं। स्मॉल टिकट पर्सनल लोन्स मतलब 50,000 रुपए से छोटे लोन्स जो हैं, इस सेगमेंट में फिनटेक कंपनीज का जो मार्केट शेयर है वो 56.8% हो चुका है, आधे से ज्यादा मार्केट। और इनकी जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 41.6% है, जबकि ओवरऑल सेगमेंट सिर्फ 20% के आसपास बढ़ रहा है। मतलब डबल स्पीड से ज्यादा ये लोन्स बांटे जा रहे हैं इन फिनटेक कंपनीज के द्वारा। अब तीन और फैक्ट सीधा रिपोर्ट से देखते हैं। पहला, इन फिनटेक कंपनीज की लोन बुक्स का 70.5% अनसिक्योर्ड है। कोई कोलैटरल नहीं, कोई एसेट नहीं, सिर्फ आपका फोन नंबर और एक प्रॉमिस। दूसरा, इन लोन्स का लगभग आधा हिस्सा 35 साल से कम उम्र के लोगों ने लिया है, मतलब यंग इंडिया ने। वही जनरेशन जो अभी अपनी पहली एसआईपी शुरू कर सकती थी, वो अपनी पहली ईएमआई में फंस चुकी है। और तीसरा, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आपका डिलिंक्वेंसी या फिर डिफॉल्ट रेट जो 6.4% तक पहुंच चुका है। मतलब हर 100 रुपए में से 6 रुपए ऐसे लोन में फंसे हैं जो 90 दिन से ज्यादा ओवरड्यू हैं। आरबीआई ने खुद लिखा है, सिग्नलिंग पोटेंशियल एसेट क्वालिटी रिस्क। अब ये 6.4% सुनकर आप कहोगे बस 6% ही तो है। दोस्तों, जब बैंक का होम लोन डिफॉल्ट रेट देखोगे जो आरबीआई के हिसाब से हाउसिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट सिर्फ 0.5% है, तो समझ आएगा कि 6.4% कितना ज्यादा बड़ा नंबर है। एसेट बैक्ड लोन पर लोग डिफॉल्ट नहीं करते क्योंकि घर जाने का डर होता है। अनसिक्योर्ड 5 मिनट लोन पर डिफॉल्ट इसलिए होता है क्योंकि लोन लेना अब इतना आसान हो गया है कि लेने से पहले 2 बार बंदा सोचता नहीं। यहां साइकोलॉजी समझिए। पहले लोन लेना मुश्किल होता था, बैंक जाओ, डॉक्यूमेंट्स दो, मैनेजर की शक्ल देखो और 15 दिन वेट करो। वो फ्रिक्शन एक फीचर था, कोई बग नहीं। वो 15 दिन आपको सोचने के लिए टाइम देता था कि क्या सच में मुझे लोन की जरूरत है। आज फ्रिक्शन जीरो है। एक ऐप, एक ओटीपी और एक डोपामिन हिट। बाय नाउ पे लेटर, स्वाइप नाउ क्राई लेटर। अमीर आदमी के लिए क्रेडिट एक टूल है जो वो प्लानिंग के साथ यूज करता है। मिडिल क्लास के लिए क्रेडिट एक इंपल्स बन गया है जिसे रात को 11 बजे सेल देखकर यूज किया जाता है। लोन वही है, बस यूजर का माइंडसेट अलग हो चुका है। तो दोस्तों, अब आता है वो ट्विस्ट जिसका मैंने आपको इंट्रो में वादा किया था। आरबीआई की रिपोर्ट का सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन जो है गोल्ड लोन्स। दोस्तों, रिपोर्ट कहती है गोल्ड लोन्स अब नॉन हाउसिंग रिटेल का सबसे बड़ा सेगमेंट बन चुका है और मार्च 2024 से ये 42% सीएजीआर से बढ़ रहा है, बाकी नॉन हाउसिंग रिटेल लोन से लगभग दुगनी रफ्तार से। अब यहां पे एक पैराडॉक्स है, ध्यान से सुनना। गोल्ड लोन टेक्निकली एक स्मार्ट स्ट्रक्चर है क्योंकि आप एसेट बेच नहीं रहे, एसेट के अगेंस्ट पैसा ले रहे हो। यही तो रिच वाला फंडा है। घर में सोना है, इमरजेंसी आई, आपने सोना बेचा नहीं, गिरवी रखा क्योंकि आपको पता है सोना कल महंगा होगा। वाह, मिडिल क्लास इंडियन गोल्ड के साथ बिलियनर जैसा तो जरूर सोचता है। लेकिन आरबीआई ने इसी सेक्शन में एक वार्निंग भी लिखी है। ये ग्रोथ कौन ड्राइव कर रहा है? रिपीट बोरोवर्स। दोस्तों, वही पुराने कस्टमर्स जो बढ़ते गोल्ड प्राइसेस का फायदा उठाकर बड़े लोन्स ले रहे हैं और पुराना कर्जा रोल ओवर कर रहे हैं। मतलब सोना गिरवी रखकर नया लोन, उससे पुराना लोन बंद कर रहे हैं, फिर सोना और महंगा हुआ तो और बड़ा लोन ले रहे हैं। ये एसेट के अगेंस्ट लिक्विडिटी नहीं है, ये कर्जे की ट्रेडमिल है। और आरबीआई ने साफ लिखा है, अगर गोल्ड प्राइसेस में थोड़ा भी प्रोलॉन्ग करेक्शन आता है तो कोलैटरल प्रोटेक्शन वीक होगी, बोरोवर स्ट्रेस बढ़ेगा, जिससे डिफॉल्ट और बढ़ेगा। और दोस्तों, अब सबसे पेनफुल ऑब्जर्वेशन जो रिपोर्ट का चार्ट 1.65 बताता है, जिन बोरोवर्स के पास गोल्ड लोन भी है और पर्सनल लोन भी है, उनमें से सब प्राइम बोरोवर्स का जो पर्सनल लोन है उसका बैलेंस गिर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि देश का सबसे वल्नरेबल जो बोरोवर है वो अपने घर का सोना गिरवी रख रहा है अपना महंगा पर्सनल लोन चुकाने के लिए, ताकि किसी ऐप का 30% वाला जो लोन है वो बंद हो सके। एक सेकंड के लिए रुकना और सोचना, यही इंडियन जो गोल्ड के साथ इतना ज्यादा समझदार है, बेचना नहीं हमें गिरवी रखना है, वही इंडियन अपने म्यूचुअल फंड के साथ क्या करता है? इमरजेंसी आई, रिडीम कर लो, एसआईपी तोड़ दो, पोर्टफोलियो बेच दो और कंपाउंडिंग की हत्या कर दो। गोल्ड एसेट है तो प्लेज करोगे और म्यूचुअल फंड एसेट नहीं है क्या? वो स्टॉक एसेट नहीं है आपका एसेट।
यही वो ब्लाइंड स्पॉट है जहां रिच और मिडिल क्लास का रास्ता खुलता है, और यही समीर की स्टोरी का असली क्लाइमैक्स है। याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था समीर के घर में एक मेडिकल इमरजेंसी आई थी जिसमें उसको 4 लाख रुपए चाहिए थे, लेकिन उसने अपना 18 लाख का पोर्टफोलियो नहीं बेचा। समीर ने वही किया जो इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदते टाइम किया था, जो हर बड़ा प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर के साथ करता है, जो आपके दादाजी गोल्ड के साथ करते थे। उसने पोर्टफोलियो गिरवी रखा, बेचा नहीं। इसे कहते हैं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स यानी LAMF, या फिर लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज जिसे कहते हैं LAS। आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स जो हैं वो टेम्परेरी लॉक हो जाते हैं, देशी भाषा में इसको बोलते हैं प्लेज करना। यूनिट्स आपके नाम पर इन्वेस्टेड रहती हैं, मार्केट बढ़ती है तो आपकी वैल्यू भी बढ़ती है और उसके अगेंस्ट आपको एक क्रेडिट लाइन भी मिल जाती है। इंटरेस्ट सिर्फ यूटिलाइज अमाउंट पर ही लगता है, यानी लिमिट अगर 5 लाख की है और आपने सिर्फ 1 लाख रुपए यूज करे हैं तो इंटरेस्ट सिर्फ 1 लाख पर देना पड़ेगा। तो अब कंपेयर करते हैं। क्रेडिट कार्ड रिवॉल्विंग डेट 36 से 42% सालाना लेता है, पर्सनल लोन 15 से 24%। पोर्टफोलियो रिडीम करा तो कंपाउंडिंग का मर्डर करा प्लस कैपिटल गेन का टैक्स अलग दिया। और LAMF रेट्स आमतौर पे 9 से 12% के रेंज में होते हैं, डिपेंड करता है लेंडर और फंड टाइप पर। समीर का मैथ भी काफी सिंपल था, अगर वो 4 लाख रिडीम करता तो 12% CAGR के हिसाब से 10 साल में वो पैसा लगभग 12.5 लाख रुपए हो जाता। मतलब 4 लाख रुपए निकालने की वजह से अपना फ्यूचर का 8 लाख भीख होता। इंस्टेड उसने प्लेज किया, इमरजेंसी हैंडल करी, 6 महीने में रीपे करा और उसकी कंपाउंडिंग मशीन एक भी दिन नहीं रुकी। और अगर आप सोच रहे हो कि ये सब यार कितना कॉम्प्लिकेटेड है, तो आज ये प्रोसेस पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। एप्स आ चुकी हैं जहां आप अपने एलिजिबल म्यूचुअल फंड ऑनलाइन ही प्लेज कर सकते हो मिनट्स के अंदर और आपको क्रेडिट लाइन मिल सकती है। लेकिन ध्यान से सुनना, ये फ्री मनी बिल्कुल नहीं है और ये रोहित जैसों के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर मार्केट गिरी, प्लेज यूनिट की वैल्यू गिरती है तो मार्जिन कॉल्स आ सकते हैं। ये टूल जेन्युइनली शॉर्ट टर्म जरूरत के लिए यूज होता है, जहां पे मेडिकल इमरजेंसी हो, कैश फ्लो गैप हो, महंगा क्रेडिट कार्ड आपको बंद करना हो। एसेट के अगेंस्ट लोन विजडम हो सकता है, लेकिन एसेट खरीदने के लिए रेकलेस लोन लोगे तो वो आपको बर्बाद कर सकता है। तो दोस्तों, लोन लेकर SIP मत करना, लोन लेकर ट्रेडिंग मत करना, लोन लेकर इंस्टाग्राम वाली लाइफस्टाइल मत दिखाना। तो दोस्तों, पूरे RBI रिपोर्ट का निचोड़ क्या हुआ? भारत कर्ज में डूब रहा है, ये हेडलाइन सिर्फ आधी सच्चाई है। पूरी सच्चाई बल्कि ये है, भारत 2 हिस्सों में बट रहा है। एक भारत कर्जे से एसेट बना रहा है और वही दूसरा भारत कर्जे से लाइफस्टाइल चला रहा है। RBI के ही डेटा 3 कॉन्ट्रास्ट याद रखना। हाउसिंग लोन NPA 0.5% है, क्योंकि एसेट के अगेंस्ट लिया गया कर्जा आदमी इज्जत से चुकाता है। फिनटेक स्मॉल टिकट लोन की जो डिलिंक्वेंसी है वो 6.4% है, क्योंकि इंपल्स पर लिया गया जो कर्जा है वो सबसे पहले डिफॉल्ट करता है। गोल्ड प्रेज करने वाले इंडियन जीनियस हैं, लेकिन वही इंडियन जब गोल्ड लोन को रोल ओवर करते हैं और उसकी ट्रेडमिल पर चढ़ते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो RBI को भी एक वार्निंग लिखनी पड़ती है। और सिस्टम लेवल पर बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मल्टी डेकेडल लो पर हैं, तो बैंक सेफ है और RBI सैटिस्फाइड है। लेकिन आपकी पर्सनल बैलेंस शीट का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दोस्तों कोई नहीं लिखता, वो रिपोर्ट आपको खुद लिखनी पड़ेगी। तो आज रात को एक काम करना, अपने सारे लोन्स की लिस्ट बनाना और हर लोन के अगेंस्ट लिखना एक सवाल, इस कर्ज से मेरा एसेट बन रहा है या फिर किसी और का। आईफोन EMI से एप्पल का एसेट बना, क्रेडिट कार्ड रिवॉल्विंग से बैंक का एसेट बना, और अगर लिस्ट में एक भी ऐसा लोन है जिससे आपका एसेट बना हो, घर, एजुकेशन या फिर बिजनेस, तो आप सही रास्ते पर हो। और दोस्तों याद रखना, कर्जा आग जैसा है। अमीर आदमी के हाथ में वो खाना भी पकाता है और घर भी गर्म करता है। मिडिल क्लास के हाथ में अगर बिना सोचे पकड़ा हो तो वो घर भी जला सकता है। आग वही है, बस हाथ का फर्क है। तो दोस्तों, अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मैक्रो कैफे को, और मैं वादा करता हूं ऐसी इकोनॉमिक रिपोर्ट्स को मैं आप तक सरल भाषा में लेकर आता रहूंगा, ताकि आप डेली लाइफ में इसको यूज कर सको। और कमेंट्स में जरूर लिखना आप रोहित हो या फिर समीर, ईमानदारी से जरूर लिखना। और अगर आपका कोई दोस्त हर दिवाली सेल में नया EMI प्लान ले लेता है तो ये वीडियो उसको जरूर भेजना। हो सकता है इस बार ऐड टू कार्ट करने से पहले एक बार सोच ले। जय हिंद, स्टे स्मार्ट, टेक केयर।